वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगा। 8th पे कमीशन को लेकर के कुछ चर्चा करूंगा और तथ्यों के आधार पर आपको बताऊंगा कि इस 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो घटा करके 2.28 कर दिया गया है और उस 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, चैनल के माध्यम से मैं कुछ रिपोर्ट से दिखाऊंगा और गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी साझा करूंगा और रिपोर्ट से दिखाऊंगा और 8वें वेतन आयोग की जो अनुमानित टेबल है वो भी आप लोगों के बीच साझा करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि इस 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल है। क्या गवर्नमेंट इस 8वें वेतन आयोग को जल्द ही लागू करेगी या ओआरओपी की तरह ही इसे भी डिले किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। तथ्यों के आधार पर आप समझेंगे कि किस प्रकार से 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी में इजाफा होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ये चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई नई जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं और उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको वो तमाम रिपोर्ट से दिखाऊंगा, 8वें वेतन आयोग की वो टेबल दिखाऊंगा। उस 8वें वेतन आयोग की टेबल के हिसाब से आप समझेंगे कि इस 8वें पे कमीशन में आपकी बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, या आपकी बेसिक सैलरी या जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी यहाँ पर कितनी होने वाली है। आप इस स्क्रीन के माध्यम से समझिएगा। दोस्तों, वीडियो में ध्यान से देखें। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। लेटेस्ट न्यूज आपको आज मैं बताने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के किस प्रकार से न्यूज आई है और यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और उसके आधार पर आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो आपका जो महंगाई भत्ता है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा आपके जो 7th सीपीसी के बाद में आपकी पेंशन में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है उस पर डिपेंड करता है। इन दोनों पर डिपेंड करता है आपका फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा महंगाई भत्ते का यानी कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ते का जो अनुमान लगाया गया है उस आधार पर यह कहा गया है कि यहाँ पर वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 रहने वाला है। दोस्तों, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर के किस प्रकार से यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज अपडेट की गई है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इस वेबसाइट पर जो भी न्यूज अपडेट की जाती है वो कहीं ना कहीं 99% तक सही न्यूज होती है। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं और इसमें लिखा गया है कि द रिवीजन ऑफ द 8th पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर इज primarily determined by the minimum pay calculation. The entire pay matrix will be influenced by the percentage of increase in minimum pay. 8वें वेतन आयोग पर यहाँ पर पक्की खबर आ चुकी है। फिटमेंट फैक्टर घट गया है। पिछले पे कमीशन के मुताबिक पिछले पे कमीशन में हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 से घट करके यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में 2.28 आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। इससे आपकी मिनिमम पे और मिनिमम पेंशन कितनी हो जाएगी, 8th पे कमीशन की टेबल भी जारी हुई है और इस स्क्रीन के माध्यम से वो टेबल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ऑथेंटिक टेबल है, फाइनल टेबल है और ये टेबल ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर ये जो टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको फिटमेंट फैक्टर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको 8वें पे कमीशन की टेबल भी दिखाऊंगा और फिटमेंट फैक्टर
क्यों 2.28 रहेगा, इसको भी लेकर के यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। और 7th सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, वो क्यों था और किस प्रकार से हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, उसको लेकर के भी चर्चा करूंगा। और साथ में बताऊंगा कि 7th सीपीसी में जो मिनिमम पे थी, मिनिमम बेसिक थी, वो कितनी थी, और इस वेतन आयोग में जो हमारी मिनिमम बेसिक है वो कितनी होने वाली है, और 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपको किस प्रकार से यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। न्यूज के माध्यम से आप देखें, इस न्यूज में कहा गया है द रिवीजन ऑफ द 8th पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द मिनिमम पे कैलकुलेशन। इसमें कहा गया है जो मिनिमम पे कैलकुलेशन है उसको डिटरमाइन किया गया है, उसको ध्यान में रखा गया है। यह दिखाता है कि 7th पे कमीशन के बाद आपकी कुल कितनी पे इंक्रीज की गई, मिनिमम यानी कि जितनी आपकी पे इंक्रीज की गई है उस पर 8th पे कमीशन आपका डिपेंड करेगा, और साथ में जो आपका महंगाई भत्ता है उस पर डिपेंड करेगा। 2.28 फिटमेंट फैक्टर इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर आपका यदि महंगाई भत्ता है जैसे कि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से यदि 2026 तक यानी कि 1 जनवरी 2026 तक यदि आपका महंगाई भत्ता 70% की बजाय यदि थोड़ा बहुत ज्यादा या कम होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर बदल जाए, नहीं तो 70% के हिसाब से यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को तय किया गया है। और यही फिटमेंट फैक्टर आने वाले वेतन आयोग में आपको इससे संबंधित बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। द समराइज द कैलकुलेशन and projection given below increasing the minimum pay by the 34.1% and neutralizing the DA would result in a fitment factor of 2.28 for the 8th pay commission। इसमें प्रोजेक्शन दिया है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा। 7th पे के बाद जो लागू हुआ था उसके बाद में अभी तक आपकी बेसिक में आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि 34.1% की बढ़ोतरी हुई है। फिटमेंट फैक्टर दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो आपका महंगाई भत्ता जो कि डीए के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपका जो आपकी वेतन में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर क्या रहने वाला है। आप भी स्क्रीन के माध्यम से देखें और समझें। आगे आपको कैलकुलेशन भी दिखाएंगे कि आपकी मिनिमम पे एंड मिनिमम पेंशन कितनी होगी, और आगे कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 तक आपका जो डीए है वो 70% तक जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा भी है एज्यूमिंग द डीए रेट इज 70% एज ऑफ जनवरी 1, 2026। इसमें लिखा है कि आपका 1 जनवरी 2026 तक यानी कि जो डीए है वो अनुमानित लगभग आपका 70% तक पहुंचेगा, और उसी को लेकर के यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों आगे आपको स्क्रीन के माध्यम से और भी दिखा रहा हूं, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर 7th सीपीसी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं कि 7th सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या लिया गया था। यहाँ पर कुछ एक फिटमेंट फैक्टर स्क्रीन के माध्यम से दिखाए गए हैं, आप लोगों को उसकी भी जानकारी दे देता हूं। फिटमेंट फैक्टर 2.57, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जो भी डिफेंस पेंशनर हैं ओआर रैंक से रिटायर्ड हैं उनके फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 7th सीपीसी में 2.57 यूज किया गया था, और उसके आधार पर आपके पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि जो आपका पिछला वेतन आयोग था 7th पे कमीशन 2016 वाला, उसमें आपकी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। इसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज किए गए थे, जैसे कि और भी फिटमेंट फैक्टर हैं 2.62, 2.67, 2.72, 2.78, 2.81 आर यूज्ड इन द 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स। आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर दिए गए हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो दिए हैं वह 6 फिटमेंट फैक्टर दिए गए हैं, और इन 6 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो पिछले वेतन आयोग में हमारी वेतन को बढ़ाया गया था, अब यहाँ पर जो और भी फिटमेंट फैक्टर दिए गए थे वो किनकी पे में यूज हुआ है
आप उसको भी समझेंगे आगे स्क्रीन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, मैं और भी आप लोगों को इससे संबंधित कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी जो कैलकुलेशन है, मिनिमम पे की कैलकुलेशन है, वो किस प्रकार से की जाएगी। आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहा गया है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फिटमेंट फैक्टर द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द रिवाइज्ड मिनिमम पे बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग फाइनेंशियल कंडीशन। The minimum pay is computed in accordance with the 15th ILC norms and Dr. Ackroyd formula। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो भी वेतन आयोग होता है उसमें आपकी वेतन में बढ़ोतरी दो चीजों के आधार पर की जाती है, एक तो 15th ILC नॉर्म्स एंड डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला के आधार पर आपके वेतन में आपकी क्या जरूरत की चीजें हैं, फैमिली के लिए क्या जरूरत की चीजें हैं, यानी कि आपकी जो दैनिक जो खर्चे हैं, दैनिक जीवन में जो खर्चे हैं, उन सभी के आंकड़े यहाँ पर लिए जाते हैं और उसके आधार पर आपके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। और आपको इस स्क्रीन के माध्यम से आगे और भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो वेतन बढ़ोतरी है वो डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए पर निर्भर करता है। डीए जब आपका 70% यानी कि जनवरी 2026 में जब आपका डीए 70% हो जाएगा तो उसके आधार पर यहाँ पर क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। आगे दिया गया है डियरनेस अलाउंस द एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। कहा गया है एज ऑफ जनवरी 1, 2026 द डियरनेस अलाउंस डीए इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 20% फ्रॉम द अपकमिंग इंस्टॉलमेंट। यानी कि अभी जो आपका डीए है, महंगाई भत्ता है, वो आपका 50% है। आने वाले दिनों में जनवरी 2026 में इसी हिसाब से यदि महंगाई भत्ता बढ़ता रहा तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि जनवरी 2026 के हिसाब से यहाँ पर आंकड़ा लिया गया है। आप लोगों को इसमें आगे और भी कहा गया है, करेंटली द रेट ऑफ डीए इज 50% एज ऑफ जनवरी 1, 2024। यानी कि जनवरी 2024 के हिसाब से डीए है वो 50% है। देयर आर स्टिल 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट अभी और होने हैं और डीए टू बी रिलीज ऑन जुलाई 1, 2024। यानी कि जुलाई में एक लगेगा आपका डीए, उसके बाद में जनवरी 2025 में लगेगा, उसके बाद जुलाई 2025 में लगेगा, उसके बाद फाइनली जनवरी 2026 में आपका जो डीए लगेगा उसके आधार पर यहाँ आपका महंगाई भत्ता 70% अनुमानित लिया गया है। हो सकता है कि 70% से कुछ ज्यादा भी हो जाए, 1-2% या कुछ कम भी हो जाए। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ पर जिस हिसाब से 70% आपका डीए के हिसाब से कैलकुलेशन किया जा रहा है, वहां पर फिटमेंट फैक्टर आपको 2.28 ही मिलने वाला है। बेस्ड ऑन दीज इंस्टॉलमेंट इज एंटिसिपेटेड दैट द रेट ऑफ डीए ऑन जनवरी 1, 2026 में रीच 70%, यानी कि 70% तक पहुंच सकता है। इसमें क्लियर लिखा है कि महंगाई भत्ता है जो आपका 70% पहुंच सकता है। दोस्तों आगे स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, इसमें लिखा है एंटीसिपेटेड फिटमेंट फैक्टर और यूनिफॉर्म मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन 8th सीपीसी यानी कि 2.28। इसमें देखो क्लियर लिख दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग में आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 होने वाला है। और इसके आधार पर इसमें कहा गया है द कोस्ट एस्टिमेटेड फ्रॉम मिनिमम पे कैलकुलेशन इज नेक्स्ट राउंडेड ऑफ 41,000 which is the minimum pay may be commended in 8th pay commission operative from 1/1/2026। this is 2.28 times the minimum pay of ₹18,000 fixed by the government while implementing the 7th CPC recommendation from 1/1/2016। यहाँ पर देखो बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया गया है कि 1/1/2016 में यानी कि 7th पे कमीशन में 7th सीपीसी में आपकी जो मिनिमम वेतन था वो यहाँ पर 18,000 रुपए था। यदि 18,000 में हम फिटमेंट फैक्टर 2.28 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मिनिमम बेसिक निकल करके आती है वो 41,000 रुपए निकल के आ रही है। उसी की आदत देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर क्यों रहने वाला है, वो भी आपको बता दिया है।
और यहाँ पर 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी 41,000 क्यों होने वाली है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे आप स्क्रीन के माध्यम से और भी जानकारी हासिल करेंगे। Accordingly, basic pay at any level on 1/1/2026 pay in the pay matrix would need to be multiplied by 2.28 to fix the pay of an employee in the new pay structure. Of this multiple, 1.70 provides for merging of basic pay with DA, assumed at 70% on 1/1/2016, while the balance is the real increase in 8th pay commission. The increase worked out to be 34.1%। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 7th CPC में हमारा जो महंगाई भत्ता था वो 100 के पार जा चुका था। इसके कारण 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया था यानी कि 2.57 लिया गया था, पिछले वेतन आयोगों की तुलना में वो बहुत ही अधिक वृद्धि थी, यानी कि सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर था। और उसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यानी कि इतना फिटमेंट फैक्टर जो कि ना पहले कभी लिया गया और ना अभी लिया गया है, ना अभी लिया जा रहा है इस वेतन आयोग में। इस वेतन आयोग में तो 2.28 ही लिया जा रहा है। जनवरी 2026 में यानी कि 8वें वेतन आयोग में 8th CPC में वेतन आयोग में आपका जो महंगाई भत्ता है वो 70% तक पहुंच जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से भी यही जानकारी आप लोगों को दी गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि महंगाई भत्ता 2026 में आपका 70% तक पहुंच जाएगा और उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर तय के आधार पर यानी कि जनवरी 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और उसके आधार पर आपकी पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों आगे आपको दिखा रहा हूं यानी कि प्रोजेक्टेड 8th पे कमीशन एंड पे कैलकुलेटर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी फिटमेंट फैक्टर है वह 2.28 रहेगा, वह कैसे रहेगा इसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और इसमें किस प्रकार से आप अपनी पे को कैलकुलेट कर सकते हैं वह भी देख पाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि 7th CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था, वो क्यों रहा था। और आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 इस वेतन आयोग में रहेगा, जो कि गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। 3.0 फिटमेंट फैक्टर कैसे रहेगा, यदि वो तर्क करके बताएं तब तो माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 3.0 का फिटमेंट फैक्टर का कोई यहाँ पर औचित्य ही नहीं निकल रहा है कि किस प्रकार से 3.0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2.28 किस आधार पर होगा वह मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 6th पे कमीशन में सबसे ज्यादा पेंशन और सैलरी बढ़ी थी, वो क्यों बढ़ी थी और वह भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसा कि लोग कई साथी कहते हैं, हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी कहते हैं 6th पे कमीशन में जितनी सैलरी बढ़ी थी उतनी आज तक नहीं बढ़ी है, तो वो भी आपको यहाँ पर तथ्यों के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों बढ़ी थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से 2nd CPC में आप देख रहे हैं कि आपकी जो वेतन में बढ़ोतरी हुई थी वो 14.2% की हुई थी, जिस हिसाब से आपकी जो मिनिमम पे थी यानी कि 2nd पे कमीशन में मात्र 70 रुपए थी मिनिमम। 3rd पे कमीशन में 20.6% की वृद्धि के साथ आपकी जो मिनिमम पे थी वो 196 रुपए थी। इसके बाद में 4th पे कमीशन में 27.6% की वृद्धि के साथ आपकी जो वेतन में वृद्धि थी वो मात्र 750 रुपए की हुई थी, यानी कि आपकी जो मिनिमम पे हुई थी 4th पे कमीशन में वो 750 रुपए हुई थी। परंतु जैसे ही आपका 5th पे कमीशन आया, यहां पर आप देख रहे हैं कि 31% की वृद्धि देखने को मिली। आपकी जो वेतन में वृद्धि 31% की हुई और यहां पर आपके वेतन को, मिनिमम वेतन को 750 रुपए से उठा करके 2550 कर दिया गया। अब इसके बाद में 6th पे कमीशन देख लीजिए, जो कि 6th पे कमीशन में आप देख रहे हैं अब तक जितनी वृद्धि हुई है उनमें सबसे ज्यादा 6th पे कमीशन में यानी कि 54% की वृद्धि हुई। यहां पर फिटमेंट फैक्टर हालांकि कम दिख रहा है 1.86, लेकिन फिर भी 6th पे कमीशन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी।
क्योंकि यहाँ पर जो वेतन में आपकी बढ़ोतरी वो 54% तक हो चुकी थी, क्योंकि 6 पे कमीशन में जो हमारा महंगाई भत्ता था वो लगभग 125 तक पहुंच गया था, यानी कि 100 के पार चला गया था, जिसके कारण से आपका 100% तो फिटमेंट फैक्टर में शामिल हो गया। उसके बाद जो 25% था वो आपकी बेसिक में कैलकुलेट होकर आने लगा, जिसके कारण आपको 6 पे कमीशन में सबसे ज्यादा सैलरी में इजाफा देखने को मिला था। दोस्तों आगे 7th पे कमीशन आया। इसमें 14.29% की वृद्धि हुई, यानी कि आपकी जो वेतन में वृद्धि हुई वो बहुत कम हुई 54% के मुकाबले, जैसे पिछले पे कमीशन में हुआ था, लेकिन यहाँ पर मात्र 14.29% की हुई। और यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया है वो 2.57 लिया गया है, और इस 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी जो मिनिमम वेतन है वो 18,000 रुपए हो गया। दोस्तों अब आगे चलते हैं, 8th पे कमीशन को देखते हैं। यहां पर आपकी वेतन में बढ़ोतरी 34.1% की हो चुकी है, और इस हिसाब से आपके महंगाई भत्ते के हिसाब से यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.28 लिया गया है। यदि हम पिछले वेतन आयोग में जो हमारी मिनिमम बेसिक थी उसमें 2.28 फिटमेंट फैक्टर का गुणा कर दें तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम बेसिक है वो 41,000 रुपए निकल करके सामने आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो कम से कम बेसिक है वो 41,000 रुपए 8वें वेतन आयोग में आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 लगा है, पर 14.29% जो पेंशन इंक्रीज हुई थी, पेंशन कम इंक्रीज हुई थी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा, जो कि रिकॉर्ड बना पिछले वेतन आयोग के मुताबिक। इसी कारण से हमारा जो वेतन है, मिनिमम वेतन है, वो 18,000 रुपए बेसिक हो गया था। इसी का फायदा आपको पेंशन में भी मिला है। 8th पे कमीशन में जो आपकी पेंशन है, वेतन है, उसमें टोटल वृद्धि 34.1% की हुई, यानी कि आपकी जो वृद्धि है वो यहाँ पर 34.1% की हुई, और फिटमेंट फैक्टर 2.28 लगेगा। 2.28 क्यों लगेगा? क्योंकि यह सब निर्भर करता है आपके महंगाई भत्ते पर। अब यहाँ पर डीए आपको दिखाया जा रहा है 70%, यानी कि जनवरी 2026 में आपका जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वो 70% तक पहुंच जाएगा। जबकि 7th सीपीसी में जो डीए था वह 100 को क्रॉस कर चुका था, जिस कारण से फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डीए 100 को पार कर चुका था, जबकि 7th सीपीसी में बढ़ोतरी 14.29% की थी। डीए 100 से ऊपर होने के कारण फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो अपने आप में सबसे ज्यादा था। अब 8th पे कमीशन में 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक 41,000 पहुंच जाएगी। 41,000 कैसे, वह भी आपको मैंने बता दिया है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर का जब हम पिछले पे कमीशन की मिनिमम बेसिक से गुणा करेंगे तो उस आधार पर यहाँ पर हमारी बेसिक है, जो मिनिमम बेसिक है 8th पे कमीशन में, वह 41,000 बिल्कुल तय है, और यही कैलकुलेशन में निकल करके आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक आपको टेबल दिखा देता हूं, जो कि 8th सीपीसी की टेबल है। आप उस टेबल को भी देखेंगे कि किस प्रकार से 8th सीपीसी में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पर आप टेबल के माध्यम से देखेंगे कि पे लेवल 1 में आपकी मिनिमम बेसिक 41,000 रुपए है, लेवल 2 में 42,000 रुपए, इसी प्रकार से लेवल 3, लेवल 4, यानी कि सभी पे लेवल की इसमें मिनिमम बेसिक दी गई है। आप स्क्रीन के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी इस टेबल को तैयार किया गया है। 8वें पे कमीशन से संबंधित जो टेबल है उसको पे लेवल के आधार पर तैयार किया गया है। आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आपकी कितनी बेसिक होने वाली है। आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। यदि फिर भी किसी केंद्रीय कर्मचारी को यहाँ पर किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करवा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारियाँ अक्सर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। आप इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य पूर्व सैनिकों तक भी यह नई नई जानकारियाँ आसानी से पहुंचाई जा सकें। दोस्तों वीडियो में ऐसे ही नई नई जानकारियां लेकर मैं आता रहता हूं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।